ये सुरीली आवाज 50 से भी अधिक वर्षों से देशवासियों की आत्मा में रची बसी है। मालवा की मिठास लिए ये आवाज है लता मंगेशकर की। मैं अभी तक उसी दुनिया में घूम रही हूँ, वही एटमॉस्फेयर, वही सारे म्यूजिशियंस। गाना रिकॉर्ड होता था, 100 म्यूजिशियंस बैठे हैं, साथ साथ रिकॉर्ड हो रहा है। आर.डी. बर्मन या एस.टी. बर्मन, उनके गाने अलग अलग स्टाइल, गाते वक्त भी अच्छा लगता था। अब वो सब मैं मिस करती हूँ। पिछले दिनों HMV ने लता मंगेशकर को पद्म विभूषण मिलने की खुशी में मुंबई में एक स्वागत समारोह आयोजित किया। इसमें फिल्म जगत की बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हुईं। इनकी जो आवाज़ है वो आने हजारों सालों तक, जितने भी साल आने वाले हैं, ये आवाज़ गूंजती रहेगी, क्योंकि ये आवाज़ फिर पैदा नहीं होगी। समारोह में एक और जहां नई पीढ़ी के कलाकार लता जी का साथ पाकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे, वहीं इस महान कलाकार के समकालीन उनके साथ तय किए सफर को याद कर रहे थे। ये कमाल की बात है, उनके साथ जब जब मैंने गाना गाया मैं अपने लाइन भूल जाता था। वो इतना परफेक्शन, एक इंग्लिश में एक एक्सप्रेशन है, परफेक्शन पर्सोनिफाइड, दैट इज व्हाट लता इज। पर्सोनिफाइड हैं वो। और ये मैंने पहले ही कहा कि सिंगिंग फ्रेटर्निटी जितने हैं ना, चाहे कोई कुछ भी बोले, लता के गाने सुन सुन के बहुत गाने वाले बन गए। लता जी ने 14 भाषाओं में 25,000 से भी अधिक गीत गाए हैं। भारत की स्वर साम्राज्ञी सुश्री लता मंगेशकर और विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की कल घोषणा की गई। उल्लेखनीय है कि इन हस्तियों को यह सम्मान संगीत के क्षेत्र में उनके द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान के लिए प्रदान किया जाएगा। लगभग 50 वर्षों से भारतीय फिल्म जगत तथा विश्व को अपनी आवाज के जादू से सम्मोहित किए रहने वाली सबकी प्यारी लता दीदी ने हिंदी के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं में लगभग 30,000 से भी अधिक गीत गाए हैं और अभी भी उनकी आवाज का करिश्मा बरकरार। कैसे हुआ मतलब, बस मेरे कुछ हैं मित्र जो उन्होंने ये सोचा कि बनाना चाहिए। उसमें एक तो मेरे भाई का बेटा ही है आदिनाथ, और उसके एक फ्रेंड हैं। उन लोगों ने मिलके एक दिन तय किया कि दीदी को बहुत पसंद है परफ्यूम, तो हम लोग उनके नाम का बनाएंगे। और वो सब मेरे पास आए और मुझे आके कहा कि हम लोग ऐसा ऐसे बनाना चाह रहे हैं, और वहाँ से शुरू हुआ। मुझे लगता है ये शायद गए जून से शुरू हुआ था और अभी जाके उन्होंने बना लिया है और काफ़ी अच्छा बनाया है। ये परफ्यूम भारत में ज़्यादा पॉपुलर होगा आपको लगता है, या परदेश में? मेरे ख्याल से परदेश में भी होगा, क्योंकि वो लोग परदेश में भी बाद में उसको करेंगे लोगों को, क्योंकि आपको मालूम है हमारे लोग बहुत हैं वहाँ पे, और वो ज़रूर खरीदेंगे। अब बाहर वाले कितना खरीदेंगे वो मुझे पता नहीं, पर उनकी इच्छा पूरी है। पर पहले वो भारत में इसको ये करना चाहते हैं। हमारे हिंदुस्तान में अतर ट्रेडिशन रहा है, अतर, तो क्या ये परफ्यूम उससे बहुत जुदा होता है, बहुत अलग होता है? नहीं, हमारे इत्र तो बहुत अच्छे रहे हैं। परफ्यूम उससे अलग होता है, बहुत अलग होता है। और
हमारे यहाँ तो ज़्यादा चंदन का बेस वगैरह होता है, पर जिनको आदत नहीं होती है उसके लिए बड़ा स्ट्रांग होता है। जैसे मैं पहले यूज़ करती थी तो मैंने देखा कुछ दिनों के बाद मुझे बार बार सर्दी होना और गला बैठ जाना वगैरह ये सब होने लगा था, क्योंकि वो जाके ज़्यादा ज़ुकाम वगैरह करते हैं। हालांकि हमारे यहाँ उसका काफ़ी चलन था, मेरे पिताजी भी यूज़ करते थे, पर मेरे पिताजी दोनों पसंद करते थे। और वो गोवा के थे तो गोवा में तो मिलते ही थे उस वक्त बहुत अच्छे अच्छे परफ्यूम्स, तो वो वहाँ से भी लाते थे और उनकी वजह से हमें भी आदत हो गई और हमारे घर में सबको ही पसंद है। मुझे लगता है हर घर में खुशबू तो पसंद ही है लोगों को। क्या ये बहुत एक्सपेंसिव होंगे या अब ये तो मेरे पास नहीं है कुछ, क्योंकि मैंने नहीं बनाया है वो लोग जाने, वो लोग देखेंगे कि उनके लिए, चूँकि उन्होंने खर्चा बहुत किया है तो हो सकता है कि खर्चे के हिसाब से वो निकालना चाहें तो करेंगे। हाल ही में आपके एल्बम रिलीज हुआ है श्रद्धांजलि, किशोर दा जी हाँ, नहीं हाल ही में नहीं, ये मेरे पुराने एल्बम हैं, पर अभी वो उसमें से कुछ मेरी कमेंट्री वगैरह काट के उन्होंने उसका ये बनाया है और मेरा ख्याल शायद रिलीज़ हो गया होगा या होने वाला है। मैं आपको ले जाना चाहूँगा उन दिनों में जब आप इन सब सिंगर्स के साथ काम करते थे। कैसा रहता था एटमॉस्फेयर रिकॉर्डिंग के टाइम? बहुत अच्छा होता था और हम लोग साथ काम करने का जो एक अलग ये रहता था, बहुत अच्छा काम होता था और हंसी मजाक बातचीत ये सब होता था। एक मतलब जैसे भाई बहन होते हैं वैसे हम लोगों का घर जैसा रिश्ता था और एटमॉस्फेयर भी वैसा ही होता था। कोई खास यादें इन लोगों की? बहुत सी यादें हैं, पर अभी कोई ऐसी याद नहीं आ रही है मुझे, पर उनके साथ काम करने का एक अलग ही होता था और हम लोग साथ ही गाते थे। आजकल क्या होता है कि जो मेल सिंगर है वो गा के चला जाता है, फिर जाके मैं गाती हूँ, या और आर्टिस्टों के साथ भी ऐसा होता होगा ना। गाने में क्या होता है कि जैसे डुएट हम लोग गा रहे हैं तो डुएट में जब तक पता नहीं चलता कि सामने वाला क्या गा रहा है तो हमें गाने का वो मूड नहीं आ सकता है बोलों के हिसाब से। कि फिल्म का गाना होता है वो एक उस वक्त जो वहाँ फिल्म में फिल्माया जाएगा वो वातावरण जो होता है वो उसके लिए साथ गाना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो अब होता नहीं है। म्यूज़िक भी पहले हो जाता है और गाने वाले गा के चले जाते हैं या बाद में आके गाते हैं, तो हम लोग दीवार की तरफ देख के गाते हैं ह्यूमन कांटेक्ट नहीं रहा। नहीं, हाँ मतलब इसमें होना चाहिए पर्टिकुलरली हमारे गाने में कि क्या हो रहा है। कि जैसे अभी आप मुझे पूछ रहे हैं तो मैं आपको जवाब दे रही हूँ, वैसे ही होता है गाने में कि वो क्या गा रहा है, उसने ये बोल किस इसमें गाया है, क्या क्या एक्सप्रेशन है, तो फिर मुझे गाते वक्त मालूम होता है कि मुझे भी इस तरह से कुछ करना चाहिए। वो उस वक्त बहुत था क्योंकि हर चीज़ साथ में होती थी, म्यूजिशंस भी होते थे, आर्टिस्ट भी होते थे, तो साथ गाने का एक अलग ही होता था। हालांकि उसमें तकलीफ़ बहुत थी। जैसे कोई बड़ा गाना था तो बड़ा गाना गा रहे हैं, लास्ट लाइन आई, गाना ख़त्म होने आया, किसी ने गलती कर दी तो फिर शुरू, तो पूरा गाना फिर रिकॉर्ड होता था। और ऐसे कभी कभी तो मुझे याद है शुरू में 28 टेक, 20 टेक, 30 टेक, मतलब गा रहे हैं गाते गाते थक जाते थे हम लोग, पर फिर भी एक रिजल्ट अच्छा होता था। टेक्नोलॉजी ने काफ़ी चीज़ें आसान कर दी आपने। जी हाँ, मैं मानती हूँ, पर कुछ जो एक उसकी आत्मा थी उसको गायब भी कर दिया है बहुत ज़्यादा। मतलब क्या कहना चाहिए, हर चीज़ मशीन सी हो गई है। 90s के शायद सबसे टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर रहमान के साथ आपने काम जी हाँ, किया। क्या इम्प्रेशन हुई आपकी उनके बारे में? आपने तो इतने सारे सब
ग्रेट लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया है? बहुत अच्छा है, उनका स्टाइल अच्छा है, काम करने का स्टाइल भी अलग है। मतलब वहाँ जाने के बाद कुछ नहीं होता है, म्यूज़िक भी उनका बजाया हुआ होता है। तो वो जब हम लोग सुनते हैं और गाना गा के आ जाते हैं, फिर बाद में वो सब उसमें म्यूज़िक ये वो सब डालते हैं। आपकी फोटोग्राफिक एग्जीबिशन भी ओपन हुई है? जी हाँ। तो मैं पता भी नहीं था ज़्यादा लोगों को कि इतनी नहीं बड़ी कलेक्शन नहीं, है। मैं देखिए मुझे ये शौक़ नहीं रहा कि मैंने फ़ोटोज़ लिए तो फ़ौरन उसका एग्ज़िबिशन किया जाए। मुझे कभी अच्छा नहीं लगता है। मैं फ़ोटो अपनी खुशी के लिए लेती थी, जो मुझे पसंद था, और बहुत सालों से मैं करती थी फ़ोटोग्राफी। बहुत सारे कैमरास थे मेरे पास, और एक मेरे अपने आनंद की एक वो ये थी बात। मैम, नेहरू जी से वाजपेयी जी तक आपने सारे देश के प्रधानमंत्री देखे हैं। वाजपेयी जी के साथ आपको ऐसी क्या उनकी खास बात याद है? उनके साथ कैसा है आपका? खास बात तो मैं उनको बहुत मिली नहीं हूँ, अब तक 8-10 बार मिली हूँ, और वो बात ज़्यादा नहीं करते, बहुत कम बात करते हैं। और एक मर्तबा बहुत साल पहले वो आए थे सांगली, मेरे पिताजी के नाम से कोई एक बिल्डिंग को नाम देना था, तो वो आए थे, पर मैं आधे रास्ते से वापस आ गई, मैं जा नहीं सकी, बहुत गर्मी थी। उस वक्त उन्होंने बहुत, उनको दुख हुआ कि लता क्यों नहीं आई। मेरे भाई वहाँ पहुँचे थे, बस वो एक ये था। फिर उसके बाद जब मुझे अवार्ड मिला इनका, राजीव गांधी, तो उस वक्त वो थे मेरे साथ, हम लोग साथ ही खाना खा रहे थे बैठ के, तो बहुत इधर उधर की बातें कर रहे थे। मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मेरे साथ कोई राजनीति की बात कर रहे हैं। अलग अलग के कैसे, क्या आदत है आपको, क्या पसंद है, क्या खाती हैं, इस तरह की हम लोग बातें करते रहे। पर वो बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, ऐसा मेरा ख्याल है। उनकी कोई ऐसी खास खूबी जो आपको बहुत पसंद है, या उनमें कुछ उनकी खूबियों के बारे में बताइए, उनकी खास बातों के बारे में बताइए। मुझे उनकी ख़ास बात ये लगती है, पहली बात तो ये है कि वो अंदर से बहुत कड़क है, मतलब वो किसी बात से डरते नहीं, क्योंकि वो बड़े सच्चे आदमी हैं, उनको किसी चीज़ का डर नहीं लगता है। पर मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जिस जगह पे वो हैं, वो एक कवि हृदय इंसान है, उनका मन कवि का है। तो शायद राजनीति और कवि और संगीत ये मिलती हुई चीज़ें नहीं हैं। उनको बहुत सी चीज़ें ऐसे करनी पड़ती होंगी जो शायद उनको अच्छी नहीं लगती होगी। किसी का दुख उनसे देखा नहीं जाता है। और मैं उनके घर पे भी गई हूँ एक बार, पर वो बात करते वक्त हमेशा ये कहते थे कि हाँ ये ठीक नहीं है, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होता तो ठीक होता। मैं उनकी तरफ जो देखती रही हूँ, जैसे बड़े गुलाम अली खां साहब का गाना सुनते वक्त हमें खुशी होती थी, हम लोग कहीं भी हो वहाँ पहुँच जाते थे। वैसे जब कभी मालूम होता है कि अटल जी यहाँ बोलने वाले हैं, तो उनकी हिंदी, उनके विचार सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज भी मुझे वो कहीं बोलते हैं तो मैं बिल्कुल वहाँ बैठ के सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देश के प्रधानमंत्री की तरह उनको किस तरह से देखते हैं? देश के प्रधानमंत्री के हिसाब से मैं देखती हूँ कि वो इस जगह के लिए योग्य हैं, उनके विचार आचार। पर कभी कभी मुझे ये भी लगता है कि उनकी जो तबीयत है वो उनका साथ नहीं देती है, उनको तकलीफ़ होती है, और उस वक्त मुझे ज़रा थोड़ा अफसोस होता है कि ये जो चाहते हैं वो शायद कर नहीं पा रहे हैं। पर फिर भी उनकी हिम्मत मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है कि इतने हिम्मत वाले हैं वो, कि वो किसी बात से पीछे हटने वाले नहीं हैं। कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपका उनके साथ कोई आपको ऐसा याद आते हैं, कोई बात ऐसी जो आप हम सबके साथ शेयर करना चाहें आज के दिन? ऐसी बात तो मुझे मैं
मैं खुद बहुत जा के मिलना वगैरह मैं करती नहीं हूँ। पर एक बार मैंने उनको बहुत तंग किया। जब हमारे हॉस्पिटल का ओपनिंग था तो मैं उनको बार बार फ़ोन करती रही और आखिर में उन्होंने मुझे डेट दी। और डेट देने के बाद कहा, जब वो वहाँ पहुँचे तो मुझे कहा कि आपने आखिरकार मुझे पकड़ ही लिया है। पर वो आके बोले, उसका मुझे अभी तक मतलब वो बात याद है। उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर हॉस्पिटल खोले, ये बात मुझे कुछ जची नहीं। इनको चाहिए कि कुछ म्यूज़िक के लिए करें, कोई ऐसा स्कूल बनाएं या कुछ इस तरह का काम करें जिससे म्यूज़िक का प्रचार हो। ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी थी। पर दूसरी बात ये भी थी कि हॉस्पिटल तो हमने बनाना ही था, उसमें लोक सेवा है, इसलिए हमने वो किया था। आप खुद राज्यसभा की मेंबर हैं, आपकी थिंकिंग और उनकी में क्या एक जैसा, क्या बात आप जो सोचते हैं देश के लिए, कितना एक जैसा सोचते हैं, किन किन बातों पे? उनकी एक बात शायद मेरे साथ मिलती है और वो बड़े देशभक्त हैं और मैं भी बहुत बड़ी देशभक्त हूँ। और देश के लिए कुछ भी करने के लिए मेरा मन हमेशा तैयार रहता है। एक राजनेता की तरह आपने उनको बता दिया किस तरह सोचती हैं, इंसान की तरह, एक कवि के तरह वो कविताएं भी लिखते हैं, एक कवि की तरह आप उनके बारे में क्या? कवि बहुत अच्छे हैं वो, पर उनकी कविता में मैंने जितने उनकी किताब पढ़ी है उसमें ज़्यादा ये नज़र आया कि कवि होते हैं वो अलग अलग तरह की कविता लिखते हैं। पर इनकी कविताओं में मुझे हमेशा एक बात ज़्यादा नज़र आई कि जैसे एक अकेला आदमी होता है जिसका कोई नहीं होता है। हालांकि दुनिया में हर आदमी अकेला है, मैं अकेली हूँ, आप अकेले हैं, पर मुझे उनमें वो ज़्यादा नज़र आता है कि वो कहीं ना कहीं जाके बहुत अकेले हैं। कोई ऐसी बात जो आप सोचते हैं कि अटल जी में नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी आदत, ऐसी बात जो आप सोचते हैं? मैं सोचती हूँ कि कभी कभी वो ज़रा ज़्यादा भावनावश हो जाते हैं, वो ना हो तो अच्छा है, जो मुझे लगता है। देश का जो सिचुएशन है अभी, जिस तरह से वो सबको हैंडल कर रहे हैं, अपनी पार्टी को, देश को, उसके बारे में क्या? मेरे हिसाब से वो जो कर रहे हैं वो अच्छा ही है, क्योंकि उनके हाथ में जब देश आया, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो देश की हालत अच्छी नहीं थी और भी बिगड़ती गई। पर उनको वो संभालते संभालते सब चीज़ें संभालना उनके लिए शायद कठिन हो रहा है, अब आज भी कठिन हो रहा है, ऐसे मुझे लगता है। एक अच्छी चीज़ आपके हाथ में आती है तो उसको आप और भी अच्छा कर सकते हैं, पर एक बिगड़ी हुई चीज़ आपके हाथ में आ जाए तो उसको ठीक करने में जो इंसान का टाइम भी जाता है और वो चीज़ और भी गड़बड़ी हो जाती है, वो आजकल हो रहा है, ऐसे मुझे लगता है। उनके जन्मदिन के अवसर पर आप लोगों को क्या कहना चाहिए, किस तरह से शुभकामनाएं देना चाहिए? नहीं, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और शुभकामनाओं से ज़्यादा भी मैं उनको प्रणाम करती हूँ और उनसे आशीर्वाद मांगती हूँ कि मुझे भी जिस तरह वो खड़े हैं ऐसे रहने की और अपने देश के लिए कुछ करने की हिम्मत दें, ये मैं उनसे आशीर्वाद मांगती हूँ। और भगवान उनको 100 साल की उम्र दे और वो इसी तरह देश की सेवा करते रहें। थैंक यू। मैं जब भी उनके लिए सोचती हूँ तब मुझे हमेशा महसूस होता है कि वो बहुत अकेले हैं। वो एक कवि हृदय इंसान है और ऐसे लगता है जैसे कविता में खोए हुए हैं। इस दुनिया के बाज़ार में वो नहीं है। तो मुझे अभी उनकी एक कविता मैं लिख के लाई हूँ, मैं आपको मतलब गा तो नहीं सकूँगी इस वक्त, पर मैं ऐसे ही बताती हूँ कि इससे पता चलता है कि वो क्या सोचते हैं। शून्य में खड़ा होना पहाड़ की महानता नहीं, शून्य में खड़ा होना पहाड़ की महानता नहीं, मजबूरी है। जो जितना ऊंचा उतना ही एकाकी है।
इससे लगता है कि वो वाकई एकाकी है, और हम लोग भी हैं। जो जितना ऊंचा उतना ही एकाकी है, चेहरे पर मुस्काने चिपका, मन ही मन रोता है। इसमें सब आ जाता है। लगता है कि ये अटल जी के अपनी जो भावनाएं हैं वो इसमें उन्होंने लिखी है। अटल जी एक तरफ अकेले हैं, दूसरी तरफ मैं देखती हूँ तो उनके एक और कविता के एक छोटा सा ये दिखाई दे रहा है। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये भी एक उनकी कल्पना है। जब आप उनको मिलती हैं, क्या जैसे भी आपने बताया वो आपके बारे में क्या कहते हैं, लोगों को या क्या सोचते हैं आपके बारे में? मेरे बारे में वो क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, मेरे सामने कुछ नहीं कहते, पर सुना है मैंने कि कई मर्तबा मुझे लोगों ने आके कहा कि अटल जी चाहते हैं कि मैं उनकी कविता रिकॉर्ड करूं, मेरा गाना उनको पसंद है, ये मैंने सुना है। पर मुश्किल ये हुई, उनकी किताब लाके मैंने जितनी कविताएं निकाली तो मुझे HMV ने और बाकी लोगों ने बताया कि जगजीत सिंह, अलका याग्निक, पद्मा जो है उसने, इन लोगों ने सब गाने जो मैंने निकाले थे वो रिकॉर्ड किए हैं। तो मैंने जाके खुद, जब मैं गई थी भारत रत्न मिला मुझे, तब मैंने उनको कहा जाके कि आप मेरे लिए कुछ नई कविता लिख के दीजिए, तो वो हंस दिए, सिर्फ कुछ कहा नहीं उन्होंने। या साथ संगतीमध्ये मी केवळ घुसून आलो, मला कळलं नाही, एक 4-5 वर्ष झाली असतील, परंतु या साथ संगत या संस्थेला मात्र आज 15 वर्ष सतत काही ना काहीतरी कार्यक्रम घेऊन ते आयोजित केलेला आहे। वयाची 65 वर्षे त्यांची झाली, मला वाटतं त्यातली बरीचशी सगळी सुरामध्येच गेली लहानपणा। थोडंसं मी अनिलबद्दल बोलतो, कारण त्याचं बालपण आणि त्याचं थोडंसं तरुणपण जे ऑल इंडिया रेडिओ किंवा आज संगत आणि ETV मराठीच्या वतीनं गान कोकिळेचा सन्मान येत आहे। चिरयेत शरदशतम स्नेहांकित मंगेशकर नाट्यगृह विले पार्ले पूर्व, मुंबई। आप तीनों ने देना। ज्या मानपत्रावर आणि सत्कार समितीच्या सर्व मंडळींनी आणि पुष्पवृष्टी आज माननीय मुख्यमंत्री विलासरावजी देशमुख, अनिल मोहिले आणि मंचावर बसलेले सर्व मान्यवर बंधू भगिनींनो, नमस्कार। मी अनिलला त्यांच्या 65 वर्षाचे शुभकामना देते। त्यांनी अजूनही खूप काम करावं, खूप चांगलं म्युझिक करावं असा त्यांना मी आशीर्वाद देते, कारण माझ्यापेक्षा ती खूप लहान आहेत। अनिल माझ्याबरोबर मला वाटतं 100च्या वर आम्ही परदेशामध्ये कार्यक्रम केलेले आहेत, त्यात अनिलच होते। आणि आपल्या भारतातही मी जितके कार्यक्रम केले त्या सर्वात अनिल मोहिलेच नेहमी असायचे। अनिलला मी मला वाटतं 51 किंवा 52 साली
सर कावाजी जानवी का रंगला की पब्लिक त्यांना सोडतच नव्हतं. ही माझी त्यांची पहिली भेट. त्यानंतर ते हृदयनाथकडे काम करायला लागले आणि नंतर आमच्या फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये त्यांनी बऱ्याचशा मोठ्या मोठ्या संगीतकारांबरोबर असिस्टंट म्हणून काम केलं आहे, आलेलं आहे. आणि त्यांचा आशीर्वाद त्यांना, तुमचा सर्वांचा आशीर्वाद त्यांना आहेच. आणि मी पण त्यांना खूप शुभेच्छा देते आणि आपली रजा घेते. नमस्कार. Lata ji being her name to a perfume? It's not actually persuading Lata ji. We're working on one project under the brand name of Urvashi for Europe. And incidentally, through a common friend of mine, I met Adinath, her nephew, and he had a dream of creating a perfume in his auntie's name. So we sat together and we thought that we can really create a great perfume to celebrate her 70th birthday, and also a perfume which can match her enigmatic personality, which is very towering, at the same time very pleasant and acceptable to the whole Indian community. Other perfumes have been made earlier on the named after Zeenat Maan and recently after Shah Rukh Khan. So do you think Lata ji fits into the category of people who who can sell a perfume just by the name of? See, I would not like to compare any product with any product. Especially Lata Udyog Paksa is a very specific product, and it has been created keeping in mind the personality of Lata Didi, number one. And secondly, there was no precedence of premium perfume being created, manufactured and marketed in India. Lata is the first premium perfume in Indian market, and a lot of input have been given to the project. Everything has been sourced from France, and all very expensive and exquisite and very exclusive raw materials have been used. And the perfume is a reflection of her personality, and her own involvement in the project is also quite substantial. We always consult her for all the decisions. Therefore, since the celebrity brand which we are using, that celebrity herself, she is involved in the project. I think this project is quite unique, and the brand is also quite unique. It can't be compared with Zenith or Shah Rukh. Those also very good brands, but this is unique. This is something different, and this is in the premium category. Okay. What will be the charm of a perfume named after Lata ji? Who would it appeal to? She's a singer. Remember, Yeah. she's not a film star. Yeah. She's not. Yeah, exactly. Very young. Exactly. No, Didi has hundreds of million fans throughout the world, and the profile of my target audience is very, very clear. They are necessarily fans of Didi's music and songs, number one. They are in the age bracket of 25 to 45. They are financially very comfortable. They are proud that they are Indians, and they also love, like and respect Didi. And as such, I don't find putting a bridge between music to fragrance is all that difficult. Thank you. Thank you. You can't even talk of Lata ji in the same breath. I mean, Lata ji is a legend. Lata ji is once in a blue moon. And I think it's not fair to the other singers to be even compared to such a huge singer. Who's your favorite singer? Not, I haven't heard so much classical. I mean, I've not grown up on classical music, so मेरी favorite singer तो लता जी.